एक औरत बाकायदगी से अपनी उंगलियों से अपने गाल पर ठकठकाती है। मोर्सी कोड के जरिए अदालत में मौजूद मर्द से बातचीत करती है। मर्द बाहर से बिल्कुल बेनियाज और पुरसुकून दिखाई देता है, मगर दरअसल उसने हर पैगाम वसूल कर लिया होता है। जब वो आंख मारकर जवाब देता है तो औरत फौरन समझ जाती है। वो पूछती है कि उसे कैसे बचाया जाए। मर्द फिर आंख मारकर जवाब देता है, लेकिन मालूमात बहुत ज्यादा होने की वजह से औरत एक एक हर्फ को बारीकी से नोट करती चली जाती है। अदालती कार्रवाई खत्म होती है। मर्द को सजाए मौत सुना दी जाती है, मगर किसी को खबर नहीं कि सबकी आंखों के सामने ही उन दोनों ने एक मुकम्मल और बेऐब जेल ब्रेक का मंसूबा तय कर लिया है। इसी रात मर्द की हिदायत के मुताबिक औरत एक खास निशान वाली ईंटों की दीवार के पास पहुंचती है। बाएं से दाएं तीसरी ईंट गिनती है तो अचानक खुफिया दरवाजे का मैकेनिज्म खुल जाता है। एक बड़ा दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है। अंदर मर्द की जाती सपोर्ट्स कार खड़ी होती है। वो मर्द की पसंदीदा गाड़ी लेती है और तेजी से एक पहाड़ी सड़क की तरफ बढ़ती है। 37 किलोमीटर के निशान पर एक बिल्कुल सादा सी पहाड़ी नजर आती है। जो ही मर्द की गाड़ी का फ्रंट करीब आता है, पहाड़ खुद ब खुद पत्थर का दरवाजा बनकर ऊपर उठ जाता है। गाड़ी अंदर दाखिल होती है। ये मर्द का खुफिया बेस है। औरत को मर्द की बताई हुई पासवर्ड याद आती है। वो दुरुस्त तौर पर 4231 डालती है तो एक और खुफिया दरवाजा खुलता है। अंदर करोड़ों रुपए के बंडल साफ सुथरे तरतीब से रखे होते हैं। औरत एक बंडल सरगर्मी के अखराजात के लिए उठाती है। फिर अंदरूनी तरफ दो मौजजाना अद्वियात मिलती हैं, पीले और सब्ज रंग की। दोनों का अलग अलग काम है और यही अद्वियात इस जेल ब्रेक की कुंजी साबित होने वाली है। साजो सामान मुकम्मल, मंसूबा शुरू। वो सबसे पहले वजारत इंसाफ की इमारत में जाती है। बराह रास्त उस लिक डॉग वजीर से मिलने का मुतालबा करती है जिसने कभी उसके पीछे पागल होकर लाइनें मारी थी। पहले से अपॉइंटमेंट नहीं, मगर उसका नाम ही बेहतरीन पास है। वो वजीर बेपनाह ताकत रखता है, करप्शन और रिश्वत से अरबों कमाया है, लेकिन एक चीज उसके बस की नहीं, वो है ये खूबसूरत सर्द मेहरी वाली आइदुल। आज जब आइदुल खुद उसके कदमों में आ गई तो वजीर का दिमाग फिर गया। नर्म गर्म जिस्म करीब है। वो आइदुल की हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है, मगर आइदुल को न रिश्ता चाहिए न पैसा। बस वो जेल में मौजूद लेजेंडरी चोर से मिलना चाहती है। वजीर को उनकी मोहब्बत का तो पता नहीं, वो सिक्योरिटी के बहाने इनकार कर देता है। आइदुल फौरन मुंह फेर कर जाने लगती है। Qui c'è scritto che il più grande criminale della storia di Clarville. Deve essere un'emozione straordinaria incontrarlo la sera prima dell'esecuzione. रिवर्स साइकोलॉजी काम कर गई। वजीर हार मानता है और रातों रात कैदी को खुफिया तफ्तीश के बहाने बुलवाने का हुक्म देता है। ये भी कहता है कि औरत ऊपर से आई हुई खुफिया एजेंट है और तफ्तीश के दौरान तमाम कैमरे बंद कर दिए जाएं। जेलर तो मान जाता है, मगर लहजे में हिचकिचाहट है। कहता है सजाए मौत सुनने के बाद से चोर न बोलता है न खाता है। बिल्कुल अजीब सी बेहसी में डूब गया है, जैसे शदीद डिप्रेशन में हो। वजीर फिर भी उड़ा रहता है। तमाम गार्ड्स हटा दिए जाते हैं। 30 मिनट गुजरते हैं। वजीर और आइदुल ठंडे चेहरों के साथ बाहर निकलते हैं। जेलर की बात सच साबित हुई। चोर ने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। सजाए मौत का वक्त आता है। कैदी का कॉलर काटा जाता है। उसे ग्लूटीन पर धकेला जाता है, मगर चेहरे पर जरा सी शिकन तक नहीं। जेलर भी उसकी खूनसर्दी देखकर दंग रह जाता है। लेकिन अचानक शेरफ को याद आता है कि चोर के पास तो ह्यूमन स्किन मास्क, इंसानी चमड़े का नकाब का मम्मत्ता था। वो चीखता है, रोकने दौड़ता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। भारी ब्लेड गिरता है, सर तन से जुदा हो जाता है। जब नकाब उतारा जाता है तो नीचे वजारत इंसाफ के वजीर का चेहरा होता है। असल में चोर ने पहले ही वजीर की तस्वीर से बिल्कुल असली जैसा इंसानी चमड़े का नकाब बना रखा था। ये दौर अंदेशी आज काम आ गई। गुज़श्ता रात जेलर के जाते ही मंसूबा शुरू हुआ था। जब वजीर ने ध्यान हटाया तो आइदुल ने फौरन सब्ज रंग की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। वजीर के आसाब मफलूज, वो हिल भी न सका। चोर ने ताला खोलने का औजार लिया और चंद सेकंडों में हथकड़ियां खोल दी। पीले रंग की दवा सच बोलने वाली थी। वजीर ने फौरन अपने सारे करप्शन के राज और बैंक अकाउंट्स अगल दिए। Cassetta di sicurezza 1325 nel caveau della Banca Centrale di Yen. फिर चोर ने आइदुल से कहा कि उसे दूसरी सब्ज दवा लगा दे जो इंसान को बेहिस, बेजबान और बेसोच कर देती है। चोर ने वजीर का नकाब चढ़ाया और जेलर की आंखों के सामने वजीर बनकर निकल गया। शेरफ सोचता है कि अब चोर पर सुकून होगा, घात लगाकर पकड़ लेंगे। मगर जिस वक्त सजाए मौत हो रही थी, असल चोर उसी वक्त वजीर बनकर वजारत की इमारत में दाखिल हो चुका था। वजीर का चाल ढाल सेक्रेटरी तक को शक न हुआ। दफ्तर बंद किया, वजीर का सेफ खोला। अंदर मौजूद धाती चाबी बैंक के खजाने की कुंजी थी। जाने लगा तो सेक्रेटरी का फोन सुनाई दिया। शेरफ सेक्रेटरी को हिदायत दे रहा था कि वजीर साहब पुरसुकून रहें। Ispettore Ginko. E che vuole? Va bene, passano. पुलिस चोर को पकड़ने जा रही है। सेक्रेटरी ने गलत समझा और दफ्तर में आकर वजीर साहब से मदद मांगने लगी, लेकिन कमरा खाली था। चोर सेफ्टी सीढ़ियों से निकल चुका था। नीचे लॉबी में सिक्योरिटी को हाथ हिलाकर गुड लक कहता हुआ गुजर गया। पुलिस ऊपर की तरफ दौड़ी। एक बार फिर चोर हाथ से निकल गया। वो तेजी से इंतजार करती गाड़ी में बैठा, नकाब उतारा। अब वजीर का रूप मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता था। मुश्किल से मिली चाबी भी फेंकनी पड़ी, मगर वजीर के अरबों रुपए निकालने का चोर के पास एक जबरदस्त नया मंसूबा था। अगले दिन एक अमीर खातून सफेद रंग की सपोर्ट
स्पोर्ट्स कार में बैठी। बैंक आई, मैनेजर ने बहुत इज्जत अफजाई की। वो कहती है कि वो 1 अरबों की आलमी शोहरत याफ्ता पेंटिंग यहाँ रखवाना चाहती है। हर हरकत से अमारत टपकती है। मैनेजर को यकीन दिलाने के लिए वो खुद सिक्योरिटी सिस्टम की तफसील मांगती है। मैनेजर फख्र से बताता है, खजाना मुकम्मल लोहे का एक टुकड़ा है, बीच में बिजली के तारों की जाली, अगर कोई तार छू ले तो फौरन अलार्म, बाहर दीवार, बीच में जाली, अंदर लोहा, 3 परतें। दरवाजा खोलने के लिए 2 चाबियां एक साथ डालकर एक ही वक्त में घुमाना पड़ती हैं। बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर। अमीरी खातून मुस्कुराती है और पेंटिंग सेफ में रखवाकर चली जाती है। शाम को बैंक बंद होते ही सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड रह जाते हैं। इसी वक्त पेंटिंग के अंदर छुपा जदीद लेजर 1 घंटे तक मुसलसल चलता है और मोटा लोहा पिघला देता है। दूसरी तरफ चोर पहले से बनाया नक्शा लेकर गटर से बैंक के नीचे दाखिल होती है। 3 शाखों वाला ड्रिल मशीन से बैरूनी दीवार काटती है। बिजली की जाली छूने से पहले दुरुस्त जगह पर रुक कर जाती है। भारी दीवार का टुकड़ा खींच कर निकालती है। अब खतरनाक जाली का नंबर, एक पुतली सी रॉड अंदर डालती है। चंद कतरे तेजाब के, ताले पिघल जाते हैं। फिर पानी का नल खोल देती है। जब पानी जाली को छूता है तो अलार्म बजता है। गार्ड्स मॉनिटर देखते हैं, पानी बह रहा है। समझते हैं पाइप फट गया। अलार्म बंद कर देते हैं और मैनेजर को फोन करते हैं। मैनेजर फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाता है और खुद भी बैंक की तरफ भागता है। फायर ब्रिगेड को आने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। वही 15 मिनट काफी हैं। वैसे भी खजाने की चाबी सिर्फ मैनेजर के पास है। फायर ब्रिगेड भी इंतजार ही करेगी, मगर चोर ने पहले ही सड़क पर रुकावटें लगा रखी थी। जो ही मैनेजर का आखिरी मोड़ आता है, मशीन से एक बड़ा दरख्त सड़क पर गिर जाता है। अब बैंक के अंदर पानी भर चुका है, तमाम कैमरे बंद। चोर मुकम्मल डाइविंग सूट में सर का लैंप जलाए सियाह पानी में तैरती हुई 1325 नंबर अलमारी तक पहुंचती है। लेकिन सारी अजीब बातें देखकर शेरफ को शक हो गया। सब कुछ चोर के अंदाज से मिलता है। वो फायर ब्रिगेड को दरवाजा तोड़ने को कहता है, मगर पानी के अंदर धमाका होने का डर है, इसलिए तमाम रास्ते सेल करके चोर का खुद ब खुद निकलना इंतजार करता है। चोर ने घर में बनाया औजार से वजीर की अलमारी खोली। अंदर कीमती जेवरात से भरे डब्बे। जेट बूस्टर की मदद से तेजी से बाहर निकली, मगर असल रास्ता पुलिस से घिरा था। अचानक आयदोल आई, बाजू की खुफिया तलवार से पुलिस को बेहोश किया। चोर मीन होल से बाहर निकली। दोनों दरिया के किनारे भागे। वहाँ भी चंद पुलिस वाले घात लगाए बैठे थे। चोर छुप गई। जब पुलिस वाले हटे तो अचानक फ्लाइंग नाइफ फेंकी। एक को गिराया, दूसरे को भी। नीचे पानी में छलांग लगाने ही वाली थी कि शेरफ ने देख लिया। चोर ने नकाब उतारा। दोनों दरिया के किनारे आमने सामने। अचानक चोर दरिया की तरफ देखकर पीछे हटी। शेरफ चीखा, रुक जाओ। मगर शेरफ ने एक चीज भला दी थी, चोर अकेला नहीं था। चोर ने तेजी से पिस्टल उठाया, मगर शेरफ को नहीं मारा, क्योंकि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। वजीर जैसा बदमाश नहीं था। पिस्टल पानी में फेंका और आयदुल के साथ कश्ती पर सवार होकर दूर निकल गया। शेरफ बस देखता रह गया। कसम खाई कि एक दिन जरूर पकड़ेगा। अगली बार जब वो दोनों नजर आते हैं तो खुले समंदर पर होते हैं। बेशर्मो बेहया वाली खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। चोर अपने पट्टों में से एक डब्बा निकालता है। अंदर वो हीरा की अंगूठी जो पहली मुलाकात में चराने की कोशिश की थी। उस वक्त आयदुल ने कहा था कि ये तो नकल है। अब वजीर के खजाने से असली अंगूठी निकाल लाया था आयदुल को देने के लिए, मगर आयदुल अंगूठी समंदर में फेंक देती है और कहती है कि वो अपना माजी मुकम्मल तौर पर छोड़ना चाहती है। चोर मुस्कुराता है, क्योंकि आखिरकार उसने सब कुछ चुरा लिया था, यहाँ तक कि आयदुल का दिल भी।